हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो नई टॉपिक है, वो है साइंस। और साइंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं रासायनिक समीकरण के बारे में। आखिर पढ़ेंगे कि ये अभिक्रियाएँ क्या है और समीकरण क्या है। आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है और समीकरण किस प्रकार, हम किसे समीकरण कहेंगे और किसे अभिक्रिया कहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, परिवर्तन के बारे में। तो चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात यह कहना चाहूँगा कि आप जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे पुश करें, जिससे कि आपको जो आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के या फ्रेंड्स सर्कल में जो भी है उन्हें आप ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया या फिर समीकरण है, पहले हम लोग चीज़ पढ़ते हैं कि आखिर परिवर्तन किस प्रकार की होती है। परिवर्तन 2 प्रकार की होती है, ठीक है। परिवर्तन कितने प्रकार की होती हैं? तो चीज़ों का परिवर्तन होना, बदल जाना, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है मेरा रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने उसे बताया गया है अलग अलग। पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को समझिए, ये वाला भौतिक परिवर्तन है। कहता है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत वे सभी परिवर्तन यानी जो बदल जाते हैं, आते हैं, बदलने के नियम आते हैं, जिनमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति या फिर रासायनिक पहचान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ऐसे समझिए कि जैसे पानी को आप जमाइएगा, तो जब आप पानी को जमाएंगे फिर आप उसे हीट करेंगे तो वो जैसे जमाने के बाद वो बर्फ़ बनेगा। अब बर्फ़ को जब आप हीट करेंगे तो फिर पानी, यानी जिस रूप में था अवस्था बदल रहा है, यानी द्रव से ठोस हुआ, लेकिन फिर ठोस से जब हीट करें तो ठोस से वो किस रूप में आ रहा है? तो वो आ रहा है पानी के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि अवस्था चेंज हो रहा है लेकिन उसकी प्रकृति चेंज नहीं हो रही है। पानी है तो फिर पानी आ गया। पानी का उबालना, देखिए पानी है, अब उसको उबाल देंगे तो थोड़ी ना वो बर्फ़ बन जाएगा, वो पानी ही रहेगा। बर्फ़ के टुकड़े को पिघलाना, बात वही है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसे आप पिघला दीजिएगा, फिर उसे ठंड कर दीजिएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? बर्फ़ बनेगा। कागज़ को मोड़ना, जैसे कागज़ आपके पास, उसको मोड़िए, 2 बार मोड़िए और फिर कहिए उसको 2 बार और मोड़िए, तो क्या वो कागज़ से थोड़ी आपका लोहा बन जाएगा? तो वो कागज़ ही रहेगा। मोम का पिघलना, मोम आप देखें, मोम से कुछ, जब मोम में आप जब माचिस जलाते हैं तो उससे जो है आग, मतलब जो है निकलता है, लौ जलता है, तो उसके नीचे जो पिघलता है तो मोम ही निकलता है। तो पिघल पिघल के मोम क्या होता है? नीचे की ओर गिर जाता है। आगे देखेंगे इसमें रेत और पानी को मिलाना। जैसे रेत आप देखते हैं और जो पानी है, या फिर आप ऐसे समझिए धूलकण जो भी और पानी है उनको एक साथ मिला दीजिए, मिला दीजिएगा, अस्थिर करके छोड़ दीजिएगा, तो वो क्या है? बैठ जाएगा। फिर उस पानी को आप धीरे धीरे छान सकते हैं, तो मतलब इस तरह अलग कर सकते हैं, तो पानी का पानी रह जाएगा और जो रेत है वो रेत रह जाएगा। गिलास को तोड़ना, यानी गिलास का मतलब तोड़ना, मतलब जो गिलास शीशा है उसको, या जैसे गिलास है उसको तोड़ेंगे तो थोड़ी ना वो गिलास से कुछ अलग पदार्थ बन जाएगा, बल्कि वो गिलास ही रहेगा। हाँ, उसकी आकृति बदल जाएगी, जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। ये होते हैं भौतिक परिवर्तन। तो जो जिस रूप में है वही रूप में आ जाने को ही हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। यानी परिवर्तन होगा लेकिन फिर उस रूप में अगर परिवर्तन करके चाहें तो उस रूप में लाया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब आते हैं हम लोग रासायनिक परिवर्तन पे। रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। जिस चीज़ को आप बदल दिया और फिर उसी चीज़ में फिर नई प्रक्रिया करके अगर लाना चाहते हैं तो वो नहीं आने वाला है। जो बदल गया वो बदल गया। लिखा गया है रासायनिक परिवर्तन, ध्यान से देखिएगा, जब कोई पदार्थ अपना रूप या रंग बदल कर नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ ये है कि जो गुण आपका पहले है वो नए पदार्थ बनने के बाद उसका गुण अलग होगा, ठीक है। तो जो गुण इसका था, इसका अपोजिट गुण उसमें देखने को लगभग मिलता है। इसके एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। देखिए आपका एक लोहा है, जब तक जंग नहीं लगा है तो वो लोहा है, अच्छा लोहा है,
जब जंग लग जाएगा तो बताइए उसकी जो भार है वो बढ़ जाएगी और उनकी जो गुणवत्ता है वो घट जाएगी। तो लोहे पर जंग लगना, क्या भौतिक परिवर्तन में ऐसा था? नहीं। जंग लगे हुए लोहा को फिर आप उसी रूप में लाना चाहेंगे तो वो उस तरह का लोहा नहीं होगा। दूध का फट जाना, जैसे दूध है और फट गया, फिर आप उसको गर्म करिएगा, क्या वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो उससे क्या बन जाता है? मक्खन बनने लगता है, जिससे हम फिर क्या निकाल लेते हैं बाद में? तो उससे हम लोग क्या निकालते हैं? तो घी वो निकाल लेते हैं। अगरबत्ती का जलना, देखिए अगरबत्ती है लकड़ी के रूप में जो है जैसे लाल पोटेशियम के रूप में रहता है, उसे आप जला दीजिएगा, ठीक है। जब जल जाएगा तो क्या वो वही रूप में रहेगा? नहीं, वो एक क्या बन जाएगा? तो आर्ग बन जाएगा। पानी में डिटर्जेंट को मिलाना, यानी जो पानी है आप उसमें साबुन या सरफ को पिघला दीजिए या फिर सरफ को मिला दीजिए और कहिएगा कि जो पानी है अब फिर उसी रूप में ले आएंगे, अलग अलग कर लेंगे। क्या ऐसा संभव है? जिस पानी में आप सरफ मिला देंगे क्या वो पानी फिर उस रूप में आ सकता है? तो नहीं आएगा। तो उसका रंग रूप बदल जाएगा और उनका जो स्मेलिंग के साथ साथ उनका जो रूप है वो बदल जाएगा, कलर भी बदल जाएगा और उनका गुण भी अलग हो जाएगा। जहाँ पानी आप सिंपल पानी था, पीने योग्य पानी था, वहाँ डिटर्जेंट मिला दिए तो वो कपड़ा साफ करने के काम आ गए। भोजन का पाचन, देखिए जो भोजन आप खा रहे हैं वो अलग है, लेकिन उसे जब आप खा के पचा लेंगे तो क्या वो भोजन फिर रिटर्न आने वाला है? तो नहीं आने वाला है। तो ऐसी जो हमारी परिवर्तन देखने को मिलते हैं ये रासायनिक परिवर्तन है। एक स्टार है नीचे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यानी बिंदु है, उनके बारे में जानते हैं। पहला है कि रासायनिक परिवर्तन में परमाणुओं के बीच बंधन टूटते हैं और बनते हैं। यानी रासायनिक परिवर्तन में जो रासायनिक परिवर्तन में जो परमाणु के बीच बंधन होते हैं, यानी जोड़ जो होता है उन दोनों का जो मिल के बनता है, वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। कैसे? ज़रा ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ कि H2 + O2 और एक नया पदार्थ बनाया H2O, क्या बनाया? H2O। देखिए हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक अलग तत्व है। तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गया? पानी बन गया, H2O बन गया। अगर इसी का हम उल्टा करें कि H2O इधर लिखें और इस प्रकार लिखें कि H2 + O2, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बड़ा है, लेकिन उसको तोड़ा गया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ क्या किया कि छोटा छोटा तत्व था, यानी हाइड्रोजन एक अलग तत्व था, ऑक्सीजन एक अलग तत्व था, इन दोनों को जोड़ा गया तो ये जल बन गया, पानी। ये तीर क्या दर्शाता है? कि अभिक्रिया जिस दिशा में होता है, यानी जो नए पदार्थ बनता है उस दिशा को दर्शाता है कि इस दिशा में नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है। अगला है रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आप देखिए हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, यानी आग लगाने वाला काम करता है, और जो इसका उल्टा जो नया पदार्थ बना जैसे H2O जल है, वो क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक गुणों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तन हो जाते हैं। साथ ही साथ आगे देखेंगे स्टार, तो रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, और नया जल जो बन गया ये एक अलग पदार्थ बन गया, ठीक है। अलग पदार्थ बन जाते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं, अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होते हैं। साथ ही साथ अगला स्टार है कि रासायनिक परिवर्तन में अक्सर यानी अधिकतर क्या है? अक्सर रंग यानी बदल जाते हैं, गंध भी, स्मेल भी बदल जाते हैं, साथ ही साथ जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो भी बदल जाता है। अगला है रासायनिक, अच्छा यहाँ रेसेटिनिक हो गया, इसको रासायनिक कर लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन में झाग बनता है। सरफ आप देखें, साबुन देखें, तो वो जब करते हैं फेनाइल टाइप का होता है ना, वो क्या बन जाता है? झाग बनता है। क्या भौतिक में ऐसा होगा? आप लकड़ी को तोड़िएगा और 10 बार तोड़िएगा, क्या वो झाग बनेगा? नहीं बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में कहता है कि प्रकाश ध्वनि के रूप में ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, उत्पाद करता है, ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इस चीज को समझिए। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे जानेंगे किस प्रकार से होता है? तो आप ऐसे समझिए कि जो आप देख रहे थे कि जो अलग अलग तत्व मिल रहा था, अब मिलने के बाद एक नया पदार्थ बन रहा था।
तो ऐसी प्रक्रियाएं को हम लोग क्या कहेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे ये लिखा है, जब कोई पदार्थ चाहे वो अकेला हो या फिर किसी अन्य पदार्थ से यानी मिलकर एक नए पदार्थ बनाएगा जिसका गुण भी जो है, गुण क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, वही लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या फिर किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके एक या फिर एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इसका मतलब यह है कि दो अलग अलग गुण वाले अलग अलग तत्व है आपके पास, यानी पदार्थ समझिए, और वो उन दोनों को मिला दिया आप। मिलाने के बाद जो अभिक्रिया करने के बाद फिर एक नया जो पदार्थ बना, उनका जो गुण है, जो इन दोनों का पहले का गुण था, वो उससे अलग होगा। और ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि H2 प्लस Cl2 अलग अलग तत्व है और उससे क्या बन गया, अभिक्रिया करने के बाद 2HCl। ठीक है, ये बीच में तीर का चिन्ह है। अगला देखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो उससे एक नया पदार्थ बना है, यानी देखिए क्या है कि इस बार टूट रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, बड़ा पदार्थ है, इससे टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टूट भी रहे और बंध भी रहे। तो ये देख रहे हैं कि इससे क्या होता है कि इनका जो गुण है वो अलग गुण हो जा रहा है। अब यहाँ एक स्टार है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ध्यान दीजिएगा, अब ये अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल। इस चीज़ को समझिए। आप ऐसे समझिए, जब आप कोई चीज़ बनाते हैं घर में या मिक्सअप करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आप घर में सब्जी बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो सब्जी में आप आलू डालेंगे, अगर उसके साथ आप कोई चीज़ टमाटर डालेंगे, साथ ही साथ प्याज डालेंगे, ऑयल डालेंगे, तो ये सारी हमारी क्या हो जाती है, अभिकारक हो जाती है। और जब उसको सब्जी फाइनली बन जाएगा तो वो हमारा एक सब्जी नाम बन जाता है। ठीक है, जिसे हम तरकारी कहते हैं, सब्जी कहते हैं, सालन कहते हैं। ठीक है, उसमें जो बनता है, तो सालन जो बनता है सब्जी के साथ, तो वो हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि जो जो पदार्थ भाग लेगा किसी चीज़ को बनाने से पहले, उसमें जो जो पदार्थ मिलेगा वो अभिकारक कहलाएगा। अब मिलने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा बन के, नया पदार्थ जो बनेगा, उसे हम प्रतिफल कहेंगे। तो अभिकारक समझ में आ गया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, एक नंबर में H2Cl2, जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ऊपर में यहाँ H2Cl2, तो H2Cl2 मेरा अभिकारक है। तो दूसरा वाला इक्वेशन की बात करें तो CaCO3 जो है मेरा अभिकारक है। और एक नया पदार्थ क्या बना है इस बार में, HCl बना है, तो वो मेरा प्रतिफल है। और इसका CaO और CO2 जो बना है वो एक प्रतिफल है। तो वही लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। तो जो बाद में बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसे प्रतिफल कहेंगे, और जो पहले भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। जो रासायनिक हमारी अभिक्रियाएं होती हैं उनकी कुछ गुण होती हैं, विशेषता यानी फीचर्स होती हैं। जैसे गैसों की उत्पत्ति, कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है, गैस निकलती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर आपको कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब है कि उन पदार्थों में से ठोस वाला हिस्सा निकल जाना। अवक्षेप का बनने का मतलब है कि कोई पदार्थ है और उन्हें बार बार मिक्सअप या इक्वेशन यानी जो है मतलब क्रिया करने के बाद क्या है कि उससे एक ठोस पदार्थ, उसके तुलना में एक ठोस पदार्थ निकल जाता है जो अलग कलर का हो। ठीक है, अवक्षेप। तो याद रखिएगा, जैसे कि क्या है, सॉल्यूशन से अलग हो जाना ही अवक्षेप कहलाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के कैसा विलयन, जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन डाल देने पर सिल्वर क्लोराइड का जो दही जैसा रंग होगा वो क्या हो जाता है, निकल जाता है, जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। फिर है रंग में परिवर्तन। देखिए, रंग में परिवर्तन कैसे होते हैं, कहते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होते हैं जिनमें पदार्थों के रंग परिवर्तित तो होते हैं, यानी बदल जाते हैं। जैसे कि पोटेशियम पर मैग्नेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखना, यार ठोक ठोक हो गया, थोड़ा थोड़ा करके नींबू का, या थोड़ा कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का जो बैंगनी रंग है ना वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा।
आगे देखेंगे ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसे भी होते हैं जिनके की अभिक्रिया करने के बाद वो ताप में परिवर्तित हो जाता है, यानी ताप में परिवर्तन करने लगता है। ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज़्यादा हो जाएगा, इस प्रकार से। जैसे देखिए कि काली चूना के एक ढेले पर गिराया जाता है, जल को जब गिराया जाता है काली चूना पर तो ऊष्मा निकलती है। जब ऊष्मा निकलेगा तो क्या होगा, अभिक्रिया का जो मिश्रण है वो तापमान यानी ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब ताप बढ़ जाता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपी कहते हैं, और जब ताप घट जाएगा तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। इसका एक और नंबर है, नंबर 5 है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। अच्छा, अभिक्रिया के फलस्वरूप का मतलब ये होता है कि जब आप अभिकारक से भाग लगाते हैं तो उनके बाद जो नया पदार्थ बनता है तो नए पदार्थ में ये गुण बताना है। अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग क्या हो जाता है, पिघल के गिर जाता है, तो द्रवित होकर नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग वाष्प में बदल कर जलता है, जो आप देख रहे हैं मोमबत्ती। अतः मोम जलाने पर ठोस मोम द्रव में बदल जाता है और जो है गैस में भी बदल जाता है, दोनों रूप में बदल जाता है, तो अवस्था परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ ये रासायनिक समीकरण, आखिर ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, अभिक्रिया क्या था, अभिक्रिया में था एक या एक से अधिक पदार्थ भाग ले रहे थे, तो एक नया पदार्थ बना रहा था, जिससे कि उसका जो गुण है, जो पुराने पहले पदार्थ जो था उनका गुण और जो नए पदार्थ बना उनका गुण का जो है अलग हो रहा था। लेकिन यहाँ उसी चीज़ को, अभिक्रिया को ही शॉर्टकट में लिखने को ही हम लोग समीकरण कहते हैं। समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों, ध्यान दीजिएगा किसको, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षेप में यानी छोटे में मतलब छोटे रूप से व्यक्त करने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि जो आप अभिक्रिया लिख रहे थे उसी को आप शॉर्ट में उसका संकेत द्वारा या फिर सूत्र के माध्यम से आप छोटा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। नीचे एक स्टार है कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया है वो सारे रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करते हैं, हम लोग बदलते हैं या फिर व्यक्त करते हैं। जैसे एक नीचे एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे मेरा है H2Cl2, देखिए हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो उसका सूत्र का इस्तेमाल किया या फिर संकेत का H2। फिर क्लोरीन गैस है, ये भी बड़ा है, उसको लिखेंगे, क्लोरीन लिखने से बेहतर है Cl2 लिख दिए तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया, जिससे कि ये हमारा क्या हो गया 2HCl। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। आगे देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, जो रासायनिक समीकरण है उसके लिखने के कुछ नियम है। तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो अभिक्रिया के अभिकारकों को, सुनिए, जो अभिक्रिया होगा उनके अभिकारकों को, अभिकारक जो भाग लेता है, आपको पता है अभिकारक क्या होता है, जो भाग लेता है, तो उसको या तो उनके संकेतों या फिर सूत्रों को या अनुसूत्रों को पदों के रूप में जो लिखेंगे, जिस पद में, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं ये लिखते हैं, तो उनको कहाँ लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं। किधर लिखते हैं, तीर के बाईं ओर लिखते हैं। तो दूसरा है अभिकारकों के यानी अभिक्रिया के अभिकारक जो होंगे, अभिकारक, इनके बीच कौन सा चिन्ह दिया जाएगा, प्लस। आप यहाँ भी देखेंगे तो ये देखिए होता है प्रतिफल, तो वही चीज़ लिखा, अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या फिर अनुसूत्रों के पदों को तीर के रूप में किधर लिखा जाता है, तो दाईं ओर लिखा जाता है। ये बाईं ओर और ये दाईं ओर लिखा जाता है। साथ ही साथ इनके जो प्रतिफल होंगे, जैसे यहाँ एक ही प्रतिफल है, अलग अलग प्रतिफल बनते हैं, तो उनके बीच भी कौन सा चिन्ह दिया जाता है, प्लस का, जैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वाला, अगर ये देखें तो ये प्रतिफल बना, तो इन दोनों के बीच भी कौन सा चिन्ह दिया गया है, प्लस का। तो चाहे वो अभिकारक हो, जैसे कि यहाँ अभिकारक है, इनके बीच प्लस है, चाहे वो प्रतिफल हो, उनके बीच भी कौन सा चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लस का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखेंगे इसमें, तो आगे लिखा गया है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों के बीच भी प्लस के साथ ही साथ अगला स्टार देखिए कि अभिक्रिया के अभिकारकों, ध्यान दीजिएगा, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच एक तीर चिन्ह दिया जाता है। ध्यान दीजिए,
तीर चिन्ह दिया जाता है, जिससे ये मालूम हमें होता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए आप, मैंने उसी चीज़ को लिखा है। इस वाले हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक, तो बीच में प्लस चिन्ह दिया है, और इधर क्या है, बीच में प्लस है, तो ये प्रतिफल है। ठीक है, जो प्रतिफल है तो ये एरो ऊपर हो गया, यानी तीर का चिन्ह या बीच में होगा इस जगह। तो ये तीर का चिन्ह हमें बताएगा जो इस तरह है, तो इसका मतलब है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है, दाईं दिशा में हो रहा है। आगे चलते हैं, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान दीजिएगा इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित का मतलब यह है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो समीकरण है हमारे, उसे संतुलित का मतलब है कि तीर के दाईं ओर और तीर के बाईं ओर समान तत्वों के या फिर पदार्थों के समान संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी उनके जो तत्व है, तत्वों के प्रत्येक तत्वों की जो संख्या होगी, यानी अणुसूत्र जिसे हम कहते हैं, उनको या फिर परमाणुओं की जो संख्या है वो समान होनी चाहिए, तो वो संतुलित हो जाएंगे। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहेंगे जिसमें जैसे कि दाईं ओर कौन होता है, प्रतिफल, और बाईं ओर अभिकारक। तो अभिकारकों तथा प्रतिफलों की जो तत्वों की परमाणु की संख्या होगी वो कैसा होगा, बराबर होगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, ये वाला Mg+2HCl। ठीक है, तीर का चिन्ह दिया है मैंने, MgCl2+H2। अब दोनों ओर देखिए कि Mg जैसे इस ओर देख रहे हैं एक है, तो क्या इस पार में Mg एक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो Mg है वो भी एक है। उसके साथ साथ आगे चलते हैं, Cl2। देखिए Cl2 यानी क्लोरीन, Cl से पता है, आपको पता है, ये आपको याद रखना जरूरी है, अणुसूत्र या फिर संकेत, जिससे कि आपको पता चले कि जैसे कि Cl है तो यानी कि C से कार्बन है, L से कुछ अलग, I पढ़ लीजिएगा, आयोडीन नहीं, तो ये क्लोरीन, Cl से क्या होता है, क्लोरीन। तो क्लोरीन की संख्या, अगर इनमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या बात करें तो दाईं तरफ भी 2 है, तो बाईं तरफ भी 2 है। उसी तरह हाइड्रोजन की बात करें, इधर H2 यानी हाइड्रोजन कितने हैं, तो परमाणु 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। आगे चलते हैं, असंतुलित। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण ऐसी समीकरण है जिनके जो अभिकारक और प्रतिफल है, यानी तीर के दाईं ओर और बाईं ओर, उनमें प्रत्येक तत्वों की जो परमाणु की संख्या होगी वो समान नहीं होगी, 19-20 होगा, किसी का ज़्यादा किसी का कम, यानी दाईं ओर ज़्यादा हो सकता है, बाईं ओर कम हो सकता है, बाईं ओर कम हो सकता है तो दाईं ओर ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब असंतुलित होगा, सीधी सी बात है, क्या है, असंतुलित होगा। चलिए देखते हैं इसका, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि जैसे Mg है और ये HCl है। देखिए Mg इस पार में एक है, हाइड्रोजन भी H भी एक है, और जो Cl है वो भी H है, लेकिन इस ओर जाएंगे तो Mg देखिएगा, Mg एक है और Cl2 कितने हैं, 2 है, और H2 भी कितने हैं, 2 है। तो इस पार में 2-2 है, 2-2 है, एक जो है Mg समान है, लेकिन जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो अलग अलग है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या करेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ एक चीज़ जानना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जो रासायनिक समीकरण है उसको हम बैलेंस करते हैं, तो क्यों करते हैं, तो पहले इस बात को समझिए कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के लिए क्या करते हैं हम लोग, समीकरण को संतुलित करते हैं। दूसरी बात, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होगा और ना ही उसका क्या होगा, नाश होगा। ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का ना तो वो नया पदार्थ बनाएगा और ना ही उसका मतलब वो पदार्थ खत्म होगा, बल्कि वो रूप बदल के गुण वही रहेगा, वो अलग अलग के साथ मिक्सड हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा गुण चेंज होगा, न कि ये नहीं कि जो था जैसे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन कंप्लीट खत्म हो जाएगा, कुछ नया पदार्थ बना लेगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं Mg, यहाँ आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, ये वाला Mg, तो यहाँ भी Mg है तो यहाँ भी Mg है, लेकिन नाम यहाँ मैग्नीशियम है तो यहाँ मैक्सियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। देखिए अब ये अलग अलग पदार्थ है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग हो गया, क्या गुण अलग हुआ, लेकिन क्या वो पदार्थ खत्म हो गए, नहीं खत्म हुए, क्योंकि Mg यहाँ है, यहाँ भी है, H यहाँ है, H यहाँ भी है, Cl यहाँ है, यहाँ भी है, तो पदार्थ खत्म नहीं होते। यानी इसका मतलब है कि ना तो वो पदार्थ का नया निर्माण करता है और ना ही उसका नाश होता है, खाली वो क्या होता है, रूप में बदल जाता है। अब है इसमें एक अच्छा चीज़ जो आपको एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के सवाल, अनुमान द्वारा समीकरण को संतुलित करना। देखिए जो समीकरण होता है ना उसे हम लोग संतुलित करते हैं, तो संतुलित करने का है अनुमान द्वारा, हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो हम लिखें, इस विधि में समीकरण के संकेत एवं सूत्र को ठीक पहले आवश्यक गुणक,
जो कोफिशिएंट होगा, जैसे कि जो Cl है देख रहे हैं कितने हैं, 2 है, तो ठीक उनके गुणांक को देखते हैं, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि तीर के दोनों तरफ प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ H2 + Cl2। अब देखिए अगर तीर के हम दाईं ओर देखें तो 2HCl लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हम बाईं ओर देखें तो इधर भी H2Cl2 अलग अलग है, लेकिन क्या ये परमाणुओं की संख्या सही है, देखते हैं। इधर जो है हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो 2 तो इस पार में है, लेकिन जब इधर आते हैं हाइड्रोजन और Cl तो उसके आगे 2 लिखा गया है। इसका मतलब है कि वो 2 पूरे का गुणांक है, 2 हाइड्रोजन भी होगा और क्लोरीन भी 2 होगा। आगे चलते हैं कि जैसे एक नंबर है कि H2 + O2, ध्यान दीजिएगा H2 + O2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, और इस ओर देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन क्या ऑक्सीजन 2 है पहले इस वाले में, तो इसमें आप देखेंगे कि नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे आप इसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित कैसे करेंगे, अनुमान लगाएंगे। कैसे अनुमान लगाएंगे कि इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर तो हाइड्रोजन 2 है, क्या इधर ऑक्सीजन 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस पार भी ऑक्सीजन 2 करना है। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 2 से मैंने गुना करा है, यहाँ क्या करा है, 2 से गुना करा है, तो O2 के चक्कर में आप देखिए H जो है वो कितने बन गए, 2 पहले से थे, 2 और गुना कर दे, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब जो अब इस पार में O यहाँ 2 बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इस पार में कितना हो गया, 4, तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी 4 चाहिए, तो 2 ऑलरेडी पहले से था, तो 2 अपने मन से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4। इसी प्रकार मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है, यानी 6 नंबर तक एग्जाम्पल है, जरा इस चीज़ को देखिए। Mg + HCl ये आप लोग जो है खुद से ट्राई करेंगे और देखिए क्या ये संतुलित है या नहीं। ये में से जितने भी नंबर है वो असंतुलित है, उसके बाद मैंने संतुलित करके दिया है, ये आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं मिलती है, क्या क्या मिलती है, उस बात पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा पहला स्टार क्या कहता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ की जानकारी मिलती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है या फिर रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक हमारी समीकरण होता है ना, उससे हमें प्राप्त होने वाली सूचना, क्या सूचना प्राप्त होती है, तो पहले इस बात को समझिए कि जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ, जो पदार्थ शामिल होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है कि हाइड्रोजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, H2O बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया से, जैसे रासायनिक अभिक्रिया से बने उत्पादकों की जानकारी मिलती है कि जो रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद हमें क्या उत्पाद बना उसकी हमें जानकारी मिलती है। और पहले क्या कहा कि जो भाग ले रहा है उसके बारे में जानकारी मिलता है। फिर है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है, कितने परमाणु या कितने अणु भाग ले रहे हैं उनकी हमें जानकारी मिलती है। अगला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों की संख्या की जानकारी मिलती है। अगला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। और इसका अगला स्टार है अभिकारकों एवं उत्पादकों की सापेक्ष मात्रा की जानकारी मिलती है। कौन किस मात्रा में, एग्जिट तो नहीं, कौन किस मात्रा में सापेक्ष के रूप में यानी तुलना के रूप में हमें ये जानकारी मिलता है। आगे चलते हैं, रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है इससे लाभ होते हैं क्या क्या, उसको चीज़ को हम लोग समझते हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण से यानी रासायनिक जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण से लिखने पर हमें क्या होता है, समय के साथ साथ जगह की भी क्या होता है, यानी पेपर पे अगर लिखते हैं तो उससे जगह की क्या होती है, पेपर की क्या होती है, बचत होती है। दूसरा है रासायनिक समीकरण में सभी जगह एक ही रासायनिक संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम 9th में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैट्रिक में अलग, इंटर में अलग, कुछ अलग लिख देंगे, हर जगह H ही इस्तेमाल होगा। रासायनिक समीकरण के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक यानी जरूरी अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना की जा सकती है, काउंटिंग, यानी उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता, बताया जा सकता है। दूसरा है
अगला स्टार है कि रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में शामिल अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और कौन नए पदार्थ बने हैं, उनकी गुण क्या है और इनसे पहले जो पदार्थ थी उनकी गुण क्या थी, इसके बारे में। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं अणुओं के संख्या का क्या हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि जैसे कि H2 है और O2 है और इधर बन जा रहा है H2O, तो ये हमें पता चल जाता है कि इधर हाइड्रोजन के 2 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु, ये सारे हमें क्या हो जाते हैं, पता हो जाते हैं। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों की खपत एवं प्रतिफल की मात्रा के बीच का संबंध का जानकारी मिलता है। जब अभिक्रिया करते हैं तो खपत क्या क्या मतलब उसमें इस्तेमाल करें, तो खपत हो गया और उनके बीच जो संबंध होते हैं, उनके बीच जो है पदार्थ बंध, उनके संबंध के बारे में पता चलता है। अगला है रासायनिक समीकरण की कुछ जो है सीमाएं होती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, भौतिक अवस्था जैसे ठोस द्रव गैस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। ध्यान रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि ये किस में मिलता है, तो भौतिक में। अब ये रासायनिक समीकरण से ये हमें प्राप्त हो जाता है कि भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा है कि रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संभव है, ये हमें पता नहीं होता है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि अगर तीर दे दे तो वो बताता है कि किस दिशा में हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हम उत्तर की ओर करेंगे अभिक्रिया या फिर पश्चिम की ओर करेंगे तो वो सफल होगा, ऐसा नहीं। संभव ये कहता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संभव है, ये कोई नहीं बता सकता, रासायनिक समीकरण ये नहीं बताता। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के वेग के बारे में जानकारी नहीं मिलती, यानी कितनी स्पीड से हो रही है उसके बारे में जानकारी, या कितनी स्लो हो रही है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया या तो ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्माशोषी है, ध्यान रखेगा। अगला है कि रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया विस्फोट के बाद यानी विस्फोट के साथ हुई है या फिर सामान्य रूप से हुई है। अगला है रासायनिक समीकरण से तापमान, दाब इत्यादि की जानकारी हमें नहीं मिलती है। साथ ही साथ एक अगला स्तर यह है कि रासायनिक समीकरण में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कोई समीकरण प्रतिवर्ती का मतलब होता है 2 दिशाओं में आगे बढ़ना, ठीक है, या फिर परिवर्तन कहिए इसको, परिवर्तनीय है या फिर अवर्तनीय होते हैं, यानी अपरिवर्तनीय होते हैं। आगे चलते हैं इसमें, अगला टॉपिक है इसमें रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने वाला फैक्टर, यानी जो हमारी रासायनिक समीकरण है ना उसे अधिक उपयोगी बनाता है। तो कौन कौन बनाते हैं उस चीज़ को समझिए। पहला है मेरा अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कैसी जानकारी होनी चाहिए, भौतिक। तो कैसे पता करेंगे कि जब आप कोई तत्व या पदार्थ को लिखते हैं तो उसके साइड में आप देखते हैं कहीं S लिखा होता है, कहीं G लिखा होता है, कहीं L लिखा होता है, ठीक है, तो वही कहता है, या फिर कहीं आपका AQ लिखा होता है। तो उस चीज़ को समझिए। जब ठोस रहेगा तो S का इस्तेमाल करेंगे, जब द्रव रहता है उस पदार्थ में तो उसके लिए I का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ गैस रहता है तो वहाँ G का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ जहाँ जलीय विलयन रहता है उसके आगे AQ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप ये एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये भी ठोस है, सॉलिड है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी गैस है। जलीय विलयन इसमें नहीं है तो नहीं लिखा है। अगला है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी, ध्यान दीजिएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। कहता ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से आप जब इक्वेशन बनाएंगे, जब आगे की ओर पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये पता चलेगा कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। वहाँ ये देख के आप पता लगा सकते हैं ऊष्माक्षेपी है या नहीं, या ऊष्माशोषी। कैसे, तो देखिए, जब समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखा रहे तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए क्या होता है कि प्लस ऊष्मा कहाँ लिखा होता है, बाईं ओर, यानी बाईं ओर दाईं ओर। अगर दाईं ओर लिखा है इसका मतलब ऊष्माक्षेपी है,
और अगर बाईं ओर लिखा है तो उष्मा शोषी है। जैसे यहाँ समझिए, दाईं ओर समझिए, अगर ये देखिए बाईं ओर लिखा है तो क्या है, उष्मा शोषी है। क्या है, उष्मा शोषी। बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होता है, इस ओर। जैसे कि ये वाला देखिएगा पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए N2 + O2 + उष्मा, और ये तीर का चिन्ह है इस जगह, ठीक है, ये इधर हो गया है। तो ये अगर बाईं ओर है तो ये है उष्मा शोषी, और अगर इस इक्वेशन में देखें ये तीर है यहाँ बीच में, ठीक है, और उष्मा अगर दाईं ओर है लिखा हुआ तो ये क्या है, उष्मा क्षेपी। आगे देखते हैं गैसों की उत्सर्जन की जानकारी। जो गैस होते हैं, गैस भी उत्सर्जन होता है, तो इसमें आप इस चीज़ को समझिए कि गैस कैसे उत्सर्जन होता है। जब भी किसी अभिक्रिया में या इक्वेशन में आपको गैस निकलने की इंडिकेट होगा तो याद रखिएगा कि तीर कैसा होगा, नीचे से ऊपर की ओर दिखाया जाएगा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये गैसों के उत्सर्जन की जानकारी। उसी प्रकार अवक्षेप बनने की जानकारी। देखिए ये गैस होगा तो ऊपर होगा, लेकिन जब अवक्षेप बनता है उस पदार्थ में, जब अवक्षेप बनेगा तो तीर किधर की ओर दिखाएगा, नीचे की ओर। तीर नीचे की ओर का मतलब है अवक्षेप बनना, और ऊपर की ओर का मतलब है क्या, गैस का निकलना, ठीक है। और एक अगला है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। शर्त है, क्या शर्त है, ध्यान दीजिए। जब अभिकारक और प्रतिफल के बीच में, जब अभिकारक और प्रतिफल, जो तीर है आपका, तीर का जो चिन्ह है, उनके ऊपर या फिर नीचे, ध्यान रखिएगा, अभिकारक और प्रतिफल के यानी अभिकारक और प्रतिफल के बीच में आपको पता है तीर का चिन्ह होता है, उस तीर चिन्ह के आगे यानी ऊपर, सॉरी आगे नहीं बल्कि ऊपर, ताप, दाब या सांद्र, या फिर नीचे उत्प्रेरण, या इन चारों में से कोई ऊपर नीचे अगर लिखा है तो आप समझिए कि वो क्या है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी के बारे में बता रहा है। अगला है अभिक्रिया की उत्क्रम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी रिवर्स, एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इसके बारे में समझिए। अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच एक दूसरे के दिशा में दो तीर चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की उत्क्रम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी की पहचान है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। ये इधर से भी उधर, दाईं से बाएं, बाईं से दाईं की ओर हो जाता है। अब ये मेरा विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।